जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 18 जनवरी शिफ्ट 4 का पेपर ACIO का, जो कि हमारा लास्ट पेपर होगा ये वाला। ठीक, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जीके के और जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं और फिर इसके साथ आपके 8 शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे जीके के, जहां से आपको पता चलेगा कि हमारे ACIO के अगले वाले पेपर जो भी होंगे तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। लिखा है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा एम्बर के साथ तैयार और फरवरी 2023 में प्रकाशित भारतीय राज्यों के ऊर्जा संक्रमण 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि लिखा है कि तमिलनाडु और गुजरात वे भारतीय राज्य हैं जो स्वच्छ विद्युत संक्रमण में समग्र तत्परता और प्रतिबद्धता के से में सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। तो दोनों ही गलत हैं। ये तमिलनाडु और गुजरात नहीं है, वो है हमारे कर्नाटक और गुजरात। कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं जो कि आपके भारतीय राज्य हैं जो कि स्वच्छ विद्युत संक्रमण में समग्र तत्परता और प्रतिबद्धता में सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। कौन से राज्य हैं? गुजरात, कर्नाटक और गुजरात। तमिलनाडु पहले नंबर पर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण करती है जो देश की वार्षिक विद्युत आवश्यकता का 90% पूरा करते हैं। तो ये बात सत्य है। ठीक है, रिपोर्ट ने 16 राज्य, देखो 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, तो मतलब दोनों ही सही होना चाहिए, है ना। तो अगर दोनों सही है तो दूसरा तीसरा कहाँ है, ये लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका सही। अच्छा पढ़ लीजिए। 16 राज्यों के प्रदर्शन को 4 आयामों के संदर्भ में मापा है, अर्थात कौन कौन से हैं वो? विकार्बनीकरण, विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन और विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र की तत्परता एवं तथा नीतियां एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बका पहला सही है, कर्नाटक और गुजरात पहले नंबर पर है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं आपके सामने। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 संघ और संसद के उपयोग के लिए राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करती है। कौन कौन सी भैया? स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है और नीचे भी दिया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के उपयोग के बारे में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। केंद्र सरकार या किसी मंत्रालय द्वारा जारी या किए जाने वाले संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सही है कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट और आधिकारिक कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। ये भी सत्य है भैया। तीसरी है कि केंद्र सरकार या किसी मंत्रालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित अनुबंध और समझौते और जारी किए गए लाइसेंस, परमिट, नोटिस और निविदा के फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका देख रहे हैं कि हमारे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ जाएगा? 4। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड है, 1963 की धारा से संबंधित है, राजभाषा अधिनियम से। तो अगर आप पढ़े हैं तभी लगा पाएंगे, अदरवाइज इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना ने भारत में वानिकी विकास के सामने आने वाले निम्नलिखित में से किन परस्पर संबंधित बुनियादों मुद्दों की पहचान की। तो पहला स्टेटमेंट है मौजूदा वन संसाधनों की रक्षा करना, बिल्कुल। दूसरा है वन उत्पादकता में सुधार करना। देखो पहला वन से रिलेटेड है, दूसरा भी वन है, तो पहला दूसरा तो दोनों में होना ही चाहिए है। तो पहला दूसरा यहाँ भी है, पहला दूसरा यहाँ भी है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तीसरा है कि केवल गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र का विस्तार करना। देखो गैर वन भूमि, अब जहाँ वन ही नहीं लगते हो वहां कैसे आप वृक्षारोपण कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल वाहियात सी स्टेटमेंट दी गई है। नीतिगत और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि पंडित रमाबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण महिला समाज सुधारकों में से एक थी।
बिल्कुल सत्य बात है। 1890 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय शारदा सदन की शुरुआत की। क्या ये बात सत्य है? तो ये भी सत्य है, शारदा सदन की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। तीसरा है कि अमर जीवन नामक उनकी जो पुस्तक है, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अमर जीवन जो पुस्तक है पंडित रमाबाई के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अमर जीवन पुस्तक को हमारी ये रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? आप नाम याद रखेंगे, रस सुंदरी देवी जी के द्वारा लिखा गया था। कौन सी पुस्तक? अमर जीवन को। तो पहला दूसरा तो सही है भैया, तीसरा गलत है। अब देखो पहला दूसरा सही है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2 यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल गवर्नमेंट जो भारत की है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट पढ़ना और आंसर देना है 5वें में। देखिए क्या लिखा है आपके सामने। तो लिखा है कि इंश्योरिंग सेफ एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई लोकल गवर्नमेंट का ये काम है क्या? तो ये काम लोकल गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है। ठीक है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, नो। एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स। देखिए ये कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में कंसीडर करना है, और इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स डिस्क्रिशनरी फंक्शन। मतलब कौन सा इसमें डिस्क्रिशनरी फंक्शन है? तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम भैया पहला दूसरा दोनों है। ये नहीं है भैया कि लाइब्रेरी बनाओ, रीडिंग रूम बनाओ, पढ़ो, ये सब नहीं है। ये तो लोकल के लोग ही कर लेते हैं आपस में। तो हमारा तीसरा इसमें बिल्कुल ऑड हो जाएगा, मतलब ये गलत है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो मौलिक कर्तव्य सबको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के साथ, स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से 1978 में, है ना, 1978 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A के तहत इनको जोड़ा गया था। कहाँ से लिए गए हैं? हमारे सोवियत संघ रशिया के द्वारा लिए गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो 4A में है, मतलब ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है, सॉरी ये सही, पहला स्टेटमेंट दूसरा गलत है, तो तीसरे का सिर्फ एक आंसर सही हो जाएगा, चौथे का केवल 3, ये केवल एक, तीसरा ऑप्शन। 7वें क्वेश्चन में लिखा है कि भारत में हरित क्रांति के क्रियान्वयन के लिए से जुड़ा हुआ जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा था? 7वां, इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी। ये बात पहली बात है। दूसरा, इसमें लिखा है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स HYB फसलों पर भी कीटों के हमले का खतरा अधिक था, और जिन किसानों ने इस तकनीक को अपनाया कीटों के हमले में उनकी फसल की हानि हो सकती थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 7वें का आंसर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। 8वां, फिर से देखो कैग के बारे में आकर मैंने आपको अभी पिछली शिफ्ट में कराया था 18 तारीख की 3rd शिफ्ट में, वो 4th में भी आ गया कैग। क्या लिखा है कि भारत के जो हमारे कैग होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, तो इनके बारे में स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं और आपको पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शुरुआत जो है भारत में कब की गई थी? 1919 में। अरे भैया मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आई थी 1919 में। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शुरुआत जो है भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 जो है, भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा शुरू की गई थी हमारी CAG की पोस्ट को। चलिए कार्यालय की शुरुआत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, क्या पहला तो गलत हो गया। आप देखो अब पहला गलत है तो जहां जहां पहला लिखा है वो सब काटते जाओ उठाकर, ये लो भैया। दूसरा, CAG जिस संगठन का नेतृत्व करता है उसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के रूप में जाना जाता है, IA और AD के रूप में। तो दूसरा बिल्कुल सत्य है, और दूसरा अब सत्य है तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। बकाया ये सब गलत हो जाएंगे। अच्छा चौथा पढ़ लीजिए, और क्या लिखा है कि CAG जो है पहली बार जुलाई 1991 में। भैया नहीं, कार्यालय जब 1858 में बन गया है CAG का, तो इस पहला CAG क्या 1991 में बैठेगा? कब बैठेगा? 1860 में, 2 साल बाद। ठीक, 2 साल बाद
संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षा बोर्ड के लिए चुना गया था? ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही होंगे, बकाया ये दोनों बिल्कुल बेकार टाइप के आंसर हैं। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय उद्योगों की विविधता बहुत कम थी और मुख्यतः निम्नलिखित में से किस तक समिति थी? ठीक है, आइए देखते हैं, सूती वस्त्र तक या फिर जूट तक। तो ये हमारा दोनों ही थी स्वतंत्रता के समय, सूती वस्त्र और जूट। ठीक है, बहुत कमी थी। 10वां क्वेश्चन पेपर का लिखा है आपके सामने कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में कई चरण शामिल होते हैं, राइट, और प्रत्येक चरण परियोजना के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित चरणों की सही कालानुक्रम पे व्यवस्थित करना है। चलिए, तो आइए लगाते हैं इनको सही क्रम में। तो सबसे पहले आएगा स्क्रीनिंग, मतलब तीसरा। स्क्रीनिंग के बाद आएगा आपका स्कोपिंग, पहला। उसके बाद आएगा आपका इम्पैक्ट एनालिसिस, प्रभाव विश्लेषण, दूसरा। और लास्ट में मिटिगेशन, मतलब मिटिगेट करना, प्रशमन करना। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। याद रखेंगे आप। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे भैया? तो टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। ठीक है, मुल्ला दो प्याला मत लगा देना, ना बीरबल ना मानसिंह। ठीक है। 12वां, खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो फॉरेक्स है, क्या है इसका पूरा नाम बताइए? तो फॉरेक्स का मतलब होता है क्या? फॉरेन एक्सपेंडिचर रेशियो, फॉर्मल एक्सचेंज रेट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेक्स का मतलब होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, FOREX, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर दोस्तों? तो 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए 13वां देखते हैं, आपके सामने लिखा है कि उत्तर भारत में लोह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन शामिल हैं? तो ये आपका जो 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चित्रित धूसर मृतभांड PGW, या फिर उत्तरी कृष्ण मर्जित वृद्धभांड। तो दोनों ही सही दिए गए हैं, मतलब पहला और दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कठिन सा क्वेश्चन है, सरल नहीं है। 1 लाइनर SSC टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही संसद का अंग हैं, लेकिन विधानसभा नहीं है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा, आर्टिकल कौन सी सरल याद है ना, 81। राज्यसभा आर्टिकल 80, और राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा, 58। यस, ये 52, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के लिए, 52, 52। चलिए 15वां क्वेश्चन, किस देश की भू सीमा भारत से नहीं लगती है? तो तजाकिस्तान की भू सीमा भारत से कहाँ लगती है भैया? फालतू का, ये तो म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश सबकी लगती है भी, है ना। और बांग्लादेश तो पता ही है आप सभी को कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा भूमि शेयर करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की भूमि शेयर करता है बाउंड्री लाइन भारत के साथ। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, तो आप उनके नाम याद रखेंगे। अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम 106 किलोमीटर की भूमि से शेयर करता है भारत के साथ बाउंड्री लाइन। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। एक बार दोबारा सुन लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो टोटल हमारे ऐसे कितने देश हैं? 7 देश हैं जो कि भारत देश के साथ अपनी भूमि की सीमा साझा करते हैं। सबसे अधिक बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल इनकी डिस्टेंस है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 7वें सिख गुरु कौन थे? आइए जरा सिख गुरु के बारे में आपको पूरी चर्चा कर लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से 7वें सिख गुरु कौन से थे? देखो मैं आपसे बात करता हूं कि सिख गुरु जो टोटल हमारे थे कितने थे? 10। टोटल 10 सिख गुरु थे। अगर हम बात करते हैं कि इनके पहले सिख गुरु कौन थे, गुरु सिखों के, तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक, जिनका जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब? 1469
में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखेंगे पहली बात तो। अब देखो इनके सभी के नाम बताता हूं मैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे दोस्तों, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। दूसरे नंबर के थे आपके गुरु अंगद। तीसरे थे गुरु अमरदास। तीसरे कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे थे आपके गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास। और पांचवे थे गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव का नाम याद रखना है, जिनको किसने, ध्यान रखो, औरंगजेब ने फांसी लगवा दी थी, ठीक है। पांचवें गुरु थे वो। उसके बाद छठवें थे हमारे गुरु हरगोविंद। छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद, 6 नंबर के थे। और सातवें थे गुरु हरराय, ये लिखा है, सातवें हरराय। आठवें थे हरकिशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर। और 10वें थे हमारे कौन से भैया? हरविंद सिंह, ठीक है। अरे क्या बोला हूं मैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें थे और हरकिशन हमारे कौन से थे? 8वें में, ठीक है। तो पहले याद रखेंगे गुरु नानक थे और 10वें हमारे गुरु गोविंद से, इतने नाम याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पूछा गया 7वें गुरु कौन से थे, तो 7वें हमारे कौन से थे? गुरु हरराय थे, गुरु गोविंद सिखों के 7वें गुरु, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। पूरी तो यार एक्सप्लेनेशन कर दी है, फिर भी आप लोग ना कर पाए तो बेकार है, ठीक है। अब समझना होता है आपको, और क्या है। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, मैचिंग करना है। दो इथिक या महाकाव्य कौन से हैं भैया? रामायण और महाभारत। तो पहले का आंसर डी, पहले का आंसर डी हमें 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो पहला काट दीजिए। आगम क्या है? आगम के बारे में बता सकते हैं? ये दार्शनिक विचारधारा है। यस, आगम क्या है? दार्शनिक विचारधारा नहीं। आगम जो हमारी है ये पूजा की नियमावली है। क्या है? पूजा की नियमावली। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरे का आंसर ए से 2 ऑप्शन में है, तो ये वाला भी हटा दीजिए। धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र कौन से हैं हमारे? देखो दर्शन देख सकते हैं आप, दर्शन कौन सा है? दार्शनिक विचारधारा है कि नहीं है? तो आप देख सकते हैं चौथे का आंसर सी है, और चौथे का आंसर सी है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला। 18वां क्वेश्चन है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयस के बारे में कौन सा सही है? देखिए ध्यान से, लिखा है कि द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर। कि जो ग्रेट हिमालय है इनकी जो फोल्डिंग्स हैं ऐसी ऊपर नीचे वाली, ये सिमेट्रिकल एक जैसी हैं? नहीं भैया, ये सिमेट्रिकल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो 18वें का आंसर पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयास इज कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट। यस, दिस इज कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की कंपोस्ट है, बनी हुई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है स्टेटमेंट, तो चौथा वाला ऑप्शन सवाल का सही हो जाएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए। 19 में देखो पहले तो, कि धमेक स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमेक स्तूप के संबंध में पहला स्टेटमेंट, धमेक स्तूप बनारस के आसपास सारनाथ में सबसे उल्लेखनीय संरचना है। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल, धमेक स्तूप सारनाथ के आसपास ही स्थित है और सबसे उल्लेखनीय संरचना है। आधार पर स्तूप का व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है, जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से बना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा सही है अपना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दिया गया 20वें क्वेश्चन में? 20वां क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 में जब हुमायूं सत्ता में आया तो जीते गए नए क्षेत्रों और प्रशासन को समेकित नहीं किया गया था। सत्य है ये बात। तो 20वें का पहला तो ऑप्शन सही है, तो भैया ये काट दीजिए, पहला सही है तो अभी तीनों हो सकते हैं आंसर में, ठीक है कि नहीं है? दूसरा लिखा है कि उसने अफगान मुख्य रूप से एक और बिहार में शेर खां और दूसरी ओर गुजरात के शासक बहादुर खां की शत्रुता का सामना भी किया। बिल्कुल, शेर खां से लड़ा था, ये हार भी गया था, है ना, बाद में भाग गया था, चला गया बहुत दूर तक। 1955 में फिर 1555 में फिर वापस लौटा ये, लेकिन बाद में अपनी राजगद्दी नहीं संभाल पाया और मर ही गया है। फिर कहा जाता है ये हमेशा जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया था। तो दूसरा भी ये सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा? यही तो सही होगा। तीसरा चगताई ये है, तो ये कुछ नहीं है ऐसा, ये भी गलत है इनका। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा।
तो टोटल 20 क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस शिफ्ट में, आते ही हैं 20 क्वेश्चन पेपर में। तो ये सभी आज कंप्लीट हुए 18 तारीख की चौथी शिफ्ट के साथ। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आप कमेंट करके बताइए मुझे किस पेपर के सॉल्यूशन चाहिए आपको, वही कराते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।